नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अगली वीडियो पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जहां से हमने पिछली वीडियो छोड़ी थी वहीं से ये वीडियो शुरू होगी और आज बात होगी सेकंड पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने हमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए, वो प्रिंसिपल्स दिए जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं और उनका बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट की दुनिया में। एक्चुअली अगर हम ये प्रिंसिपल शुरू करने से पहले दो तीन बातें जान ले तो आपको हेनरी फॉयल के काम को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हेनरी फॉयल ने ही हमारे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए और आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन इन 14 प्रिंसिपल्स में से रहने वाले हैं। जहां तक मुझे लगता है क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, आपको एक केस स्टडी दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये XYZ जो भी पर्सनालिटी है इसने कौन से प्रिंसिपल को इग्नोर किया है या फिर कौन से प्रिंसिपल को अच्छे से फॉलो किया है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल, दैट इज द ओनली टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इनमें से आएगा। बहुत रेयर चांस होता है डायरेक्टली आपसे सीधे प्रिंसिपल पूछ लिए जाए, तो आपको इन्हें समझना पड़ेगा। अगर आप इनकी सेंस को समझ ले तो फिर बहुत आसान हो जाएगा काम। तो पहले बात करते हैं हेनरी फॉयल की और हेनरी फॉयल की कॉन्ट्रीब्यूशंस की। हेनरी फॉयल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है बेटा। इन शॉर्ट में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो हेनरी फॉयल वाज द पर्सन जिसने टेक्निकल स्किल्स और मैनेजरियल स्किल्स को डिफरेंशिएट किया। हेनरी फॉयल ने यह बोला कि भैया टेक्निकल काम करने वाले अलग बंदे होते हैं और मैनेजरियल काम करने के लिए आपको अलग तरीके के नॉलेज वाले बंदे चाहिए। तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि मैनेजमेंट को अलग से पहचान देने वाला बंदा कौन था, मिस्टर हेनरी फॉयल। ठीक, और जो आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो 4 मेजर फंक्शन हेनरी फॉयल जी की देन है। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 4 फंक्शन है ये हेनरी फॉयल ने ही सजेस्ट किए थे कि ये 4 फंक्शन है मैनेजमेंट के, जो मैनेजमेंट को अप्लाई करने में और इजी बनाते हैं या मैनेजमेंट इनके थ्रू अप्लाई की जा सकती है अगर आप मैनेजमेंट को कहीं एप्लीकेबल करना चाहते हैं। फाइन, तो ये थी कंट्रीब्यूशन हेनरी फॉयल की। और बात करते हैं अपने सिलेबस में जो मेजर क्वेश्चन बनता है हमारा 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये 14 के 14 प्रिंसिपल सामने बोर्ड पर लिख रखे हैं और 14 के 14 आपको बेटा याद होने चाहिए। कीवर्ड्स याद करिए, केस स्टडी को पढ़ के उसकी नेचर को समझने की कोशिश करिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, जितने भी दिन आपके पास तैयारी के लिए बचे हैं आप केस स्टडी सॉल्व करिए। जितनी केस स्टडी सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। सीधा सीधा सिलेबस पढ़ने की मतलब जरूरत तो है, बट ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ वही पढ़ते रहिए, आप उनके साथ केस स्टडीज को जरूर पढ़िए। जो भी सोर्स आपके पास हो, सीबीएसई की वेबसाइट पर जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करिए, देखिए केस स्टडी कितने आ रखी है, कैसी आ रखी है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करिए। फाइन, और किसी भी पॉइंट पर जब आप रीड करते हैं तो इस तरीके से रीड करिए कि आप उसकी केस स्टडी भी सॉल्व कर पाए, उसकी सेंस को समझने की कोशिश करिए। शुरू करते हैं अपने 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय मिस्टर हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल ने जो पहला प्रिंसिपल दिया वो है डिवीजन ऑफ वर्क। काम बांटिए। एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता, यू हैव टू डिवाइड द वर्क, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आप काम को डिवाइड करिए। फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ वर्क, और डिवाइड कैसे करना है? अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। याद करिए पहली वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। फाइन, तो काम डिवाइड करिए। हेनरी फॉयल ने पहला सजेशन हमें दिया, पहली गाइडलाइन जो हमें प्रोवाइड की हेनरी फॉयल ने, प्रिंसिपल यानी कि गाइडलाइन याद रखेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में पढ़ा अभी हमने। डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटिए। एक इंसान सारे काम करने की कोशिश करेगा तो ही माइट एंड अप स्पॉइलिंग एवरीथिंग, सारा कुछ खराब कर देगा। ठीक, एक ही बंदा सब कुछ करने की कोशिश करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मैनेजिंग पोजीशन पर हैं, तो यू हैव टू लर्न कि आप सारे काम नहीं कर सकते या एक ही बंदा सारे काम नहीं कर सकता। आप हर इंसान की स्पेशलाइजेशन को समझिए, उसके अकॉर्डिंग काम को डिवाइड करिए, तभी आप एक एफिशिएंट मैनेजर माने जाएंगे जब आप अच्छे तरीके से काम को डिवाइड करेंगे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी फॉयल ने यह समझाया कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप दोनों को अलग करके नहीं दे सकते। अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, अगर आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं, तो आपको उसे अथॉरिटी साथ में देनी पड़ेगी। और अथॉरिटी का मिसयूज रोकने के लिए आपको अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। बात को समझिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल दूं, आपको बोल दूं कि बेटा आपको कोई काम करवाना है, फाइन, ये
आज शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए, आपके नीचे 10 बंदे हैं, ओके, पर मैंने आपको कोई अथॉरिटी नहीं दी कि आपके पास कोई ऐसी पावर हो कि आप इन लोगों से काम करवा सकें, तो कौन आपकी बात मानेगा? कोई आपकी बात नहीं मानने वाला, सिंपल एज दैट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का फायदा क्या हुआ? निखिल सर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है जी, पर काम तो बिल्कुल नहीं हो रहा। क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि साथ में अथॉरिटी नहीं दी। ठीक उसी तरीके से जैसे क्लास में अगर टीचर मॉनिटर को खड़ा करके चला जाए तो मॉनिटर की बात कोई नहीं सुनता, पर अगर टीचर मॉनिटर को साथ में ये कह दे कि आके जब जिसका नाम तुम नोट करोगे उसको पनिशमेंट मिलेगा, तब सब लोग काम करने लगते हैं। समझ में आया? बिकॉज टीचर ने अथॉरिटी भी दे दी साथ में मॉनिटर को। तो याद रखिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक साथ चलते हैं। ना अकेली रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कर सकती है और अकेली अथॉरिटी आप किसी को दे देते हो, पावर दे देते हो जब किसी को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स बिल्कुल नहीं करते कि जो मर्जी करते रहो, जाओ तुम्हें खुली छुट्टी है, तो क्या होगा? पुअर रिजल्ट्स आएंगे, काम नहीं करेंगे लोग, फाइन, मिसयूज हो जाएगा अथॉरिटी का। तो ये था हमारा सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पर हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर हम किसी भी इंप्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं तो साथ में उसे पावर भी दें, और अगर पावर दे रहे हैं तो साथ में उसको जिम्मेदारी भी फिक्स करें, तभी ये काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। बेटा, घर हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, या सड़क पे चलने का तरीका ही क्यों ना हो, पार्किंग का तरीका ही क्यों ना हो, अगर डिसिप्लिन टूटेगा तो सारा काम खराब। देखिए, हम जब सड़क पर जाते हैं तो हमेशा अपनी लेफ्ट साइड पर चलते हैं, फाइन, एक रूल बना है, एवरीबडी विल ड्राइव और वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, है ना? और अगर ये रूल हम तोड़ दें तो क्या होगा? अक्सर जो लोग रूल तोड़ते हैं ये वाला, तो क्या होता है? एक्सीडेंट्स। डिसिप्लिन इज एवरीवेयर बेटा, सड़क पे चलने से लेकर हवाई जहाज उड़ाने तक, कि हवाई जहाज कितनी हाइट पर उड़ाना है, कितने फुट पर उड़ाना है, कितने फुट पर उसको नीचे लेके आना है, ये सारी चीजें डिसिप्लिन को ही शो करती हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री हैंड होगा लोगों को, आगे चलकर हम करेंगे लीडरशिप में, कि उसमें भी एक टाइप की लीडरशिप आती है जहां लीडर कोई कुछ नहीं कहता, वो हम करेंगे, फाइन, पर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। मेक श्योर योर ऑर्गेनाइजेशन इज डिसिप्लिन्ड, योर एम्प्लॉइज आर डिसिप्लिन्ड, तभी काम सही तरीके से होगा। यूनिटी ऑफ कमांड, घर में कई बार जब सबसे छोटा बच्चा घर का उठता है कोई काम के लिए, तो सब उसे काम बोल देते हैं, तो वो खिंच के कहता है तुम्हारा काम करूं, तुम्हारा काम करूं, या तुम्हारा काम करूं, है ना? होता है ना ऐसा, उसी की बात हो रही। ऑर्गेनाइजेशन में भी यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, एक बॉस, एक जगह से ऑर्डर आने चाहिए, हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि वो किसके लिए अकाउंटेबल है, कौन उसका बॉस है। मल्टीपल बॉसेस होंगे तो वो किसी का काम नहीं कर पाएगा। यूनिटी मतलब एक, कमांड मतलब ऑर्डर्स, एक ही जगह से ऑर्डर आने चाहिए। अगर एक ही एम्प्लॉय को 3 बॉस ऑर्डर देने वाले हैं तो किसका काम पहले करेगा? सब खराब हो जाएगा। दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देयर शुड बी वन प्लान। सारी ऑर्गेनाइजेशन को क्लियर होना चाहिए, या एक टीम को एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि उनका गोल क्या है। जैसे आप लोगों का गोल क्या है? आप लोगों का गोल क्या है? कुछ लोगों का बेचारों का होगा कि पास ही हो जाए, है ना, और कुछ लोगों का होगा कि बहुत अच्छा स्कोर करना है, फाइन। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक प्लान होना चाहिए आपके पास, फाइन, तभी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी टारगेट अचीव हो पाएगा। अगर डिफरेंट प्लान्स हैं आपके पास तो कोई टारगेट नहीं अचीव होने का। ओके, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में एसयूबी लिखा है सिर्फ। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय सबऑर्डिनेट? सबऑर्डिनेट वो इंसान होता है जो एक इंसान के अंडर काम करता है, उसे उस इंसान का सबऑर्डिनेट कहा जाता है। ए इज सबऑर्डिनेट ऑफ बी, इट मींस ए इज वर्किंग अंडर बी, फाइन। क्या कह रहे हैं? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक व्यक्ति का हित, एक व्यक्ति का इंटरेस्ट, एक जने का इंटरेस्ट कभी प्रवेल नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थिंक अबाउट वन पर्सन इंटरेस्ट। अपा किदी गल करनी है, वी हैव टू टॉक अबाउट द होल ऑर्गेनाइजेशन। हमें सारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, जो सबके हित में हो उसकी बात करनी है, सिर्फ एक व्यक्ति के हित की बात नहीं करनी है। इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट हमेशा सेकेंडरी रहेगा, टॉप पे कौन सा रहेगा? जनरल इंटरेस्ट। जनरल इंटरेस्ट मतलब सबका हित, जो सबके हित में है, ऑर्गेनाइजेशन के हित में है, वो बात होगी
पर्सनल बातें बाद में होंगी, पर्सनल टारगेट्स, पर्सनल अचीवमेंट वो बाद की बात है। पहली बात ऑर्गेनाइजेशन की होगी। देन रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, भाई पैसे भी ठीक ठाक दीजिए, काम करवाना है तो फेयर वेजेस दीजिए, जो मार्केट में रेट चल रहा है, महंगाई चल रही है, उस हिसाब से आपको भी सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आपकी सैलरीज अच्छी नहीं है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम नहीं करने का, सिंपल एज दैट। आप चाहते हैं कि आप थोड़ी सी सैलरी में बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग लें, ऐसा नहीं होता बेटा। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है, ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूव करना है, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो अच्छे लोग लाने पड़ेंगे, और अच्छे लोग चाहिए तो अच्छे पैसे भी देने पड़ेंगे। उसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी, और मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट मार्केट रेट्स हैं, जो मार्केट में महंगाई है, वो अपने घर का खर्चा चला पा रहा है व्यक्ति या नहीं चला पा रहा है। हाँ, अगर उसका लाइफस्टाइल नॉर्मल है, ठीक है। नीड पूरी करना ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विशेष पूरी करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, जितना रेट चल रहा है फेयर वेजेस उनको मिलने चाहिए, तभी वो आपके लिए काम करेंगे। बेटा अब तक हमने अपने 7 प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है, और इन 7 प्रिंसिपल से हमें गाइडलाइंस दे दी हैं मिस्टर हेनरी फ्योल ने कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर हैं तो आपको किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाना है। देन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारी पावर्स का एक ही जगह पर इकट्ठा कर लेना, चाहे छोटी से छोटी पियोन की भी लीव साइन करनी है तो वो बॉस ही साइन कर रहा है, और मैनेजर की लीव भी बॉस ही साइन कर रहा है, हर चीज मैनेजर कह रहा है कि मैं ही कर रहा हूं, तो इसका मतलब सेंट्रलाइज्ड है जी ऑर्गेनाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब अथॉरिटी बांट रखी है, छोटे छोटे कामों के लिए अलग अलग लोगों को पावर दे रखी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। जहां पर सारी डिसीजन मेकिंग एक ही जगह पर है पुत्र जी, हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड है। और अगर कहेंगे कि अथॉरिटी और डिसीजन मेकिंग बांट रखी है, मल्टीपल लोगों को इतनी पावर दी है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, तो कहेंगे ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर टोटली सेंट्रलाइज्ड है तो भी खराब है, अगर टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है तो भी खराब है। वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस, हमें एक बैलेंस चाहिए, मेंटेन करना पड़ेगा दोनों का, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। देन स्केलर चेन, हेनरी फ्योल ये कहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेप होना चाहिए, एरार्की, लोग उसे हेरार्की भी बोल देते हैं, एरार्की होनी चाहिए कि कैसे एक स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप से जाकर ही आप एक स्टेप को पहुंच सकते हैं। फाइन, यहां पर एक गैंग प्लैंक भी सजेस्ट किया कि अगर आपको टाइम की बचत करनी है तो सेम लेवल के 2 एम्प्लॉइज आपस में डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ये मैंने छोटी सी डायग्राम बनाई है, आपकी बुक में भी ये ट्राइंगल सब बना होगा। टॉप पे एक बॉस बैठा है ए, और दोनों साइड पे नंबरिंग लिखी है, जैसे मैंने लिखा है ए बी सी डी, इधर लिखा है ई एफ जी। और अगर डी को ए से बात करनी है तो उसे पहले सी से बात करनी पड़ेगी, सी बी से बात करेगा और बी ए से बात करेगा। फाइन, तो एक स्केलर चेन आपके ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, ठीक है। और टाइम अगर शॉर्ट है तो बीच में आप गैंग प्लैंक लगा सकते हैं ताकि 2 सेम लेवल के एम्प्लॉइज आपस में इंटरेक्ट कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज स्केलर। वैसे बेटा ये सारे जितने भी प्रिंसिपल हैं, इनको पढ़ाने के लिए, इनको डिटेल में समझने के लिए हमें 25 मिनट की वीडियो नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी लंबी वीडियो चाहिए। पर हमारा पर्पस अब शुरू से पढ़ना नहीं है, हमारा पर्पस है कि हम शॉर्ट में चीजों को समझ पाए, क्योंकि एग्जाम आ गए हैं, हमें पूरे 12 चैप्टर्स अपने खत्म करने हैं, उस हिसाब से हम अपनी स्पीड में चल रहे हैं। सिर्फ इतना याद रखिए, स्केलर चेन क्या है, दैट्स इट। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है? ऑर्डर मीन्स कि जैसे घर में मम्मी बोल देती है ना, ये हम पंजाबी में कहते हैं की खलारा पाया है, स्कैटर्ड है सारा कुछ, सारा काम बिखरा पड़ा है ना। आपने अपने कमरे को सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं रखा हुआ, बिखरा पड़ा है, बुक्स किधर पड़ी हैं, लैपटॉप कहीं पड़ा है ना, ऐसा नहीं। मम्मी कहती है ना कि कमरा ठीक करो, सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक उसी तरीके से हेनरी फ्योल कहता है कि फैक्ट्रीज में, ये मान के चलिए कि आप कहीं सर्विस करवाने गए अपनी गाड़ी की, स्कूटी की, और जो मैकेनिक है उसके पास अपनी किट ही नहीं है, उसके चाबी पाना कहीं और पड़ा है, बाहर रह गया, अंदर फेंका हुआ है, गड़बड़ हो जाती है ना। घर में भी हमने सामान एक जगह पर रखा होता है ना, प्रॉपर प्लेस होती है, जूता रखने की अलग प्लेस है, टूल रखने की अलग प्लेस है ना। यही कह रहा है हेनरी फ्योल कि ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्डर होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में, आपकी वर्क प्लेस में कौन सी चीज कहां पड़ी है, ऑर्डर होना चाहिए।
अगर ऑर्डर नहीं होगा तो क्योस होगा, क्योस होगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी या इक्विटी। इक्विटी मतलब बराबर होना चाहिए, भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। मैनेजर को बायस्ड नहीं होना पड़ेगा। अगर मैनेजर बायस्ड है तो सारा काम खराब हो जाएगा। मैनेजर को बायस्ड नहीं होना चाहिए। आपको इक्वल ट्रीटमेंट सबको देना चाहिए, इक्वली बिहेव करना चाहिए सबके साथ। अगर बायस्ड रहेंगे तो आपकी जो टीम है उसमें फूट पड़ जाएगी, लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और इस तरीके से एक गुटबाजी बन जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, ग्रुप्स बन जाएंगे, तो फिर नेगेटिव सा एटमोस्फेयर क्रिएट हो जाता है। वैसे ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो ही जाता है। ओके, इसलिए इक्विटी को हमेशा बनाकर रखिए। अगर आप एक सीनियर पोजीशन पर हैं, मैनेजरियल पोजीशन पर हैं, क्योंकि हेनरी फॉयल मैनेजर के ये सारे प्रिंसिपल बता रहा है कि मैनेज कैसे करना है। अगर आप एक सीनियर पोजीशन पर बैठे हैं तो आप साइड नहीं ले सकते, आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा, आपको इक्वल रहना पड़ेगा, आप बायस्ड नहीं हो सकते। देन स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन, ठीक है, इसको पर्सोनल भी लिखते हैं पर ये पर्सन भी पढ़ो तो भी चल जाएगा आपका काम। हेनरी फॉयल ने ये समझाया, आप चाहते हो कि अगर आपके पास अच्छा रिजल्ट निकले काम का तो आपका इंप्लॉय टर्नओवर कम से कम होना चाहिए। मैं तो कहता हूं जीरो ही होना चाहिए। इंप्लॉय टर्नओवर क्या होता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर, दैट इज नोन एज इंप्लॉय टर्नओवर। बात समझ में आ रही है बेटा? तो हेनरी फॉयल बाबा ये कहते हैं कि हर बंदे को, काम करने वाले बंदे को ये कॉन्फिडेंस हो कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन निकालने नहीं वाली, तभी वो काम अच्छे से करेगा। अगर आपको यही लगता रहे कि पता नहीं मुझे अगले साल रखेंगे या नहीं रखेंगे, पता नहीं मुझे 6 महीने बाद निकाल देंगे कहीं, तो वो कभी भी जी जान से काम नहीं करेगा। स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन की। आप पहले ही बंदा देख परख के रखो और उसे अपनी वर्थ को प्रूव करने का टाइम भी दो। देखो, दो बातें आ गई। पहले सिलेक्शन सही होनी चाहिए आपकी। दूसरी बात कि जब आपने बंदा रख लिया फिर उसको समय दो परफॉर्म करने के लिए। उसके सर पे ना बैठ जाओ कि भाई तुम्हें तो अच्छी सैलरी देके लाए हैं, तुम तो काम ही नहीं कर रहे। उसका रिजल्ट आने का वेट करो। हाँ, अगर कॉन्स्टेंटली पुअर रिजल्ट्स आते हैं, 1 2 3 साल नहीं वो काम करो, तो फिर उसे आप निकालिए। पहले बंदा ही देख परख के रखिए, उसके रेफरेंसेस चेक करके, उसकी पूरी इंटरव्यू प्रॉपर टेस्ट वगैरह लेके उसको रखिए स्टेबिलिटी के साथ, कि उसको ये ना लगे कि मुझे निकाल देंगे। अगर उसे ये लगता रहा बेटा कि मुझे तो निकाल ही देना है, मैं काम क्यों करूं, तो वो जितनी देर आपके लिए काम करेगा सारा काम खराब करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव हमेशा इनकरेज करिए कि लोग इनिशिएटिव लें, लोगों को उनका हौसला बढ़ाइए। ऑर्गेनाइजेशन में एटमोस्फेयर होना चाहिए कि कोई इनिशिएटिव लेने वाला बंदा है उसको हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इनिशिएटिव की भावना, इनिशिएटिव कोई नया शुरू करने की भावना हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में रहनी चाहिए। आपको इनकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए लोगों को कि वो कुछ इनिशिएटिव अपने आप से, खुद से कुछ इनिशिएटिव लें और कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करके दें ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और लास्ट में आ जाता है एस्पिरिट डे कॉर्प्स। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब है एकता में बल है। हमने बचपन में स्टोरी पढ़ी थी ना, वही है कि टीम स्पिरिट शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप टीम के हिसाब से काम करते हैं, वो कहते हैं ना टीम की फुल फॉर्म क्या है? टुगेदर वी अचीव मोर, है ना, कि अगर आप इकट्ठे काम करते हैं या टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, अगर आप इकट्ठे काम करते हैं तो हर बंदे को फायदा होता है। तो टीम स्पिरिट की भावना पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे हमने हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया कि हेनरी फॉयल की क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की दुनिया में, हेनरी फॉयल क्यों जरूरी है, हेनरी फॉयल की कॉन्ट्रीब्यूशंस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया। और मैं फिर कह रहा हूं कि आपको जब भी ये अपनी बुक से दोबारा पढ़ने हैं, मैंने आपको इजी लैंग्वेज में बता दिया है, एक बार बुक से रीड जरूर लीजिए। और अगर इसके साथ केस स्टडीज कोई आपकी बुक में गिवन है, मेंशन्ड है, तो उन केस स्टडीज को जरूर रेफर करिए। चाहे 2 पढ़िए, फर्स्ट वाली मत पढ़ा करो, फर्स्ट वाली हमेशा आसान होती है, लास्ट वाली 2-3 पढ़ा करो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ओके, किसी को नहीं हम धोखा दे रहे बेटा, खुद ही पढ़ना होता है। तो पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।